एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस लेक्चर में। आज हम चर्चा करते हैं भारतीय कृषि पे। उसका आउटलाइन देखते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर आपकी जो इंडिया में है किस तरह की एग्रीकल्चर होती है, कितना वर्कफोर्स उसमें कार्य करता है। एग्रीकल्चर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके। ये जो एग्रीकल्चर जो फैक्टर रहेंगे, कौन तरह की सॉइल चाहिए, कौन कौन से उसके डायनामिक्स हैं एग्रीकल्चर के, वो आपका हर जगह पूछा जाता है एग्रीकल्चर। चाहे आपके वर्ल्ड लेवल पे आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, चाहे आप इंडिया लेवल पे या आपके स्टेट लेवल पे या राजस्थान की जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, तो ऑलमोस्ट फैक्टर्स इंडिकेटर्स सेम रहते हैं, कंडीशंस चेंज हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय एग्रीकल्चर को क्या क्या उसके डायनामिक्स है या उसके आयाम हैं। जो दोस्तों इंडिया के अंदर जो अगर मैं कहूँ कि इंडिया जो है पूरा, अगर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आपकी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, और हमारा जो लाइवलीहुड है वो मैक्सिमम उसी पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर आपका रॉ मटेरियल सप्लाई भी करता है आपके इंडस्ट्री के लिए, बैकएंड सपोर्ट करता है, और एग्रीकल्चर आपका फूड जो आपका है डेली जो आप फूड कंज्यूम करते हो उसका भी आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस वजह से। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इंडिया जो है क्रॉप में, आउटपुट में अगर हम देखें तो चाइना के बाद हम सेकंड आते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन के अंतर्गत। और 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है हमारा इंडिया का, जो लैंड है, उस पर हमारे यहाँ खेती की जाती है इंडिया के अंदर। और 52.1% जो हमारी जनसंख्या है वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है या एम्प्लॉयमेंट जिसमें है, इसमें एम्प्लॉय है। तो इस तरह से हम देखें तो बहुत बड़ा जो आपका ये जो एरिया है ये कवर करता है, बहुत बड़ा ये पॉपुलेशन को कवर करती है एग्रीकल्चर। तो खेती पे पूरा हमारा निर्भरता बहुत ज़्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम देखें तो इस वजह से आपका ये एग्रीकल्चर पढ़ना, इसके जो डायनामिक्स है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बेसिकली इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री ही माना जाता है, तो इस वजह से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या किसी भी कंट्री के अंदर जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है उस तो फिजिकल एनवायरनमेंट को लेके और उसका सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस को लेके वहाँ पे अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखिए इंडिया में सबसिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह कृषि से लेके व्यापारिक कृषि, तीनों ही तरह की मतलब कृषि की जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलेगी या विविधता मिलेगी। तो अगर हम देखें तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से मतलब है जीवन निर्वाह कृषि। अगर इंडिया में अगर हम कुछ क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पे सिर्फ जीवन निर्वाह कृषि है, कुछ क्षेत्रों में देखें तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस यानी गहन निर्वाह कृषि है, और कमर्शियल फार्मिंग। इस तरह से इंडिया की जो एग्रीकल्चर है मोटे तौर पे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने ऊपर वाले जो ऊपर लिखा है कि आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है और आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो फिजिकल एनवायरनमेंट से मतलब है कि किस तरह का वहाँ पे आपका टेरेन है। मान लो कि प्लेन एरिया है, मैदान है, पठार है, पहाड़, या कोई आपका नदी के किनारे का मैदान है। तो इस तरह से जो फिजिकल एनवायरनमेंट रहेगा तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट रहेगा वो आपका पूरा आपको एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को अफेक्ट करेगा या उसको डिटरमाइन करेगा। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ से मतलब है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कितना है उस सोसाइटी को या उस कंट्री के लोगों को। तो उस वजह से भी आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अफेक्ट होती है। सपोज कि अगर आज के मतलब वो 1960 से पहले यहाँ पे जहाँ पे आपके वेस्टर्न राजस्थान में बाजरा वगैरह या मिलेट्स वगैरह होते थे, आज वहाँ पे राइस कल्टिवेशन हो रहा है, आज वहाँ पे गेहूँ का कल्टिवेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। जैसे आपका स्प्रिंकल इरिगेशन आया, ड्रिप इरिगेशन आया, ट्यूबवेल सिस्टम आया, HYV सीड्स यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का डेवलपमेंट हुआ, फर्टिलाइजर्स आए। तो इस वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी चेंज हुई। तो ये भी आपका इसको अफेक्ट करता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को। और जो लास्ट है वो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। सोशियो कल्चरल यानी सामाजिक जो आपकी जो समाज की जो धारणाएं होती है जो सदियों से चली आ रही होती है वो भी आप भी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है, डिटरमाइन करती है। तो देखते हैं, तो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर हमारा लार्जेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर इन रूरल इंडिया। जो ग्रामीण परिवेश में हम देखें तो जीवन निर्वाह का सबसे बड़ा साधन ही हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर है, और इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया में होने वाली कृषि का क्या क्या पैटर्न है।
तो सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी जीवन निर्वाह कृषि जिसको हम बोलते हैं। इस तरह की कृषि दोस्तों कहाँ पर होती है, जहाँ पर छोटे छोटे पैचेज होते हैं। फार्मिंग स्टिल प्रैक्टिस में फ्यू प्लेसेस, यानी थोड़े ही स्थानों पे की जाती है, हालांकि ये विस्तृत नहीं होती है। और छोटे छोटे स्थान को, पैचेज को, स्मॉल पैचेज को क्या करते हैं, जो आपके प्रिमिटिव टूल्स होते हैं ना, जैसे लकड़ी का हो गया, हो गया, दाव हो गया, डिंगिंग स्टिक और लकड़ी की स्टिक्स हो गई, उनसे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को साफ़ कर लिया जाता है। और साफ़ करके फैमिली के ही लोग, मतलब परिवार के ही लोग या कम्युनिटी लेबर जो अपना एक विशेष समुदाय या जाति विशेष या प्रजाति विशेष के लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर उस एरिया को साफ़ करके ये खेती बाड़ी करते हैं। और इसमें कोई किसी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ नहीं होते। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स से मतलब कोई ट्रैक्टर यूज़ नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं होती है। वो सिंपल अपने लकड़ी से बने हुए जो हथियार हो या जो औजार होते हैं उनसे अपना खेती वेती को साफ़ करते हैं उस एरिया को, और ये खेती की जाती है। बेसिकली ये कृषि आपका जो है मानसून पे डिपेंड करती है, जो वर्षा होती है उसी से पे डिपेंड करती है। और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, नेचुरल फर्टिलिटी से मतलब है कि जो सोइल है, जो मिट्टी है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र या खाद बीज नहीं नहीं मिलाए जाते हैं फर्टिलाइज़र। और आपकी जो ओरिजिनल जो उसकी फर्टिलिटी या उत्पादकता है उसी के आधार पर आपकी खेती की जाती है। और वहाँ पे तीसरी कंडीशन जो देखी जाती है वो देखी जाती है सूटेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, की वहाँ पे तापमान वगैरह को देख के वहाँ पे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उन लोगों का, उसी आधार को उस जगह को साफ़ करके खेती बाड़ी की जाती है। इसको स्लेश और बर्न, यानी जलाओ और खेती करो वाला कृषि भी कहते हैं, और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन स्लेश और बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, लोग फैमिली के ही लोग पर्टिकुलर एरिया को वहाँ पे उसको जला के, काट के, उसको साफ़ करके पर्टिकुलर ज़मीन को, और वहाँ पे खेती करते हैं। और 1-2 साल या 3 साल 4 साल खेती करने के बाद अगर उस ज़मीन में उत्पादकता कम हो जाती है, मान लो खेती का जो प्रोड्यूस होता है वो कम होने लग जाता है, तो वो परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहाँ से मूव कर जाता है या चला जाता है ना। तो इसलिए इसको स्लेश एंड बर्न या घुमंतु कृषि भी कह सकते हैं हम इसे। और इससे क्या होता है दोस्तों, ये लोग उस ज़मीन को, जब इनकी उत्पादकता कम हो जाती है तो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं और पुनः नई ज़मीन को खोजकर वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। इससे जो ज़मीन ये छोड़ के जाते हैं वो अपने आप नेचुरली वापस फर्टाइल हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इस कृषि की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि यहाँ पे उत्पादकता ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो लो रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये लोग फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स जो यूरिया वगैरह भी आज के टाइम में हम लोग यूज करते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। किसी भी तरह का आपका मॉडर्न इनपुट यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजिकल ट्रैक्टर वगैरह ये यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल प्रिमिटिव या खेती बाड़ी होती है ये, तो इस वजह से इसकी उत्पादकता कम रहती है। और ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अगर हम देखें तो भारत के अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्व राज्यों में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसमें पामलाऊ कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा, अंडमान निकोबार में भी इसे दीपा के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में इसे बियावर और दाहिया के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में इसे पोडू और पेंडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इस कृषि को कोमा और या भृंगा कहा जाता है, कोमान या भृंगा। पश्चिमी घाट में इस कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में इसे वालरा या वालतरे कृषि के नाम से जाना जाता है। हिमालयन क्षेत्रों में दोस्तों इसे खील के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है। ये इंडिया के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में इसी स्लेश एंड बर्न या घुमंतु कृषि या झूमिंग कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 4 इस तरह की कृषि के नाम दे दिए जाएंगे, मान लो पोडू, दाहिया, कुमारी, वालरो, ये इस तरह की कृषि दे दी जाएंगी और एक तरफ 4 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे और आपको इनको मैच करने के लिए कहा जाएगा कि सुमेलित कीजिए इनको आपस में एक दूसरे को। इस तरह से आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये स्लाइड डाली गई है कि आप इनको नाम पता होना चाहिए कि इस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है। अगर हम विश्व के क्षेत्र में देखें, ग्लोब पे देखें, तो यहाँ पे भी वर्ल्ड में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला जो देश है उसमें इसे कोनुका के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील है, वहाँ पे इसे रोका के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल अफ्रीका में इसे मसोले
इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपके जूमिंग कल्टीवेशन या जिसको हम कहेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट जो आपका एग्रीकल्चर इंडिया में की जाती है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी गहन विस्तृत कृषि जिसको हम बोलते हैं, जीवन निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कृषि वहाँ होती है जहाँ पे आपकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जनसंख्या के भरण पोषण के लिए आपको खेती को बार बार इस एक ही ज़मीन को बार बार बोया जाता है। खेती जो आपकी ज़मीन है उसको आपको खाली नहीं छोड़ा जाता है, पूरे साल उसके ऊपर कृषि की जाती है अलग अलग सीजन वाइज। और लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगती है क्योंकि पूरे साल खेती करोगे, बड़े एरिया में करोगे। और इसमें आपके मॉडर्न बायोकेमिकल इनपुट्स जो आपके यूरिया वगैरह है, खाद बीज है, उन सब का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न जो आपकी इरिगेशन जो सिंचाई की तकनीक है उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे और जो फूड जो प्रोडक्टिविटी है वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, हमें खाद्यान्नों की आवश्यकता ज़्यादा है इस एरियाज़ में, क्योंकि जनसंख्या का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको इस तरह के जो टूल्स हैं इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड, मतलब कि यहाँ पे जो हमें पैतृक संपत्ति का जो कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से क्या होता है, जो ज़मीन है उसके टुकड़े हो जाते हैं भाई, जैसे एक परिवार हुआ उसके फिर बच्चे हुए, उनमें आपस में ज़मीन बढ़ जाती है। और लैंड होल्डिंग क्या होता है कि छोटी हो जाती है, जो आपके खेत की साइज़ है वो छोटी हो जाने से, क्योंकि पीढ़ियों से आपके खेतों की साइज़ छोटी होती जाती है, इस वजह से वो क्या होते हैं, अनइकोनॉमिकल होते हैं, मतलब आपको आर्थिक रूप से उतना बेनिफिट नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि लैंड होल्डिंग की जो साइज़ है वो छोटी हो जाती है। इसलिए वहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर या लार्ज स्केल पे आपको फ़ायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। और लेकिन छोटी सी ज़मीन पे ही बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव आपको लाइवलीहुड के सोर्सेस वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं। मान लो कि एक ही एग्रीकल्चर जो लैंड है उसमें आपको सब्जियां भी उगाई जाएगी, उसमें आपका क्रॉप्स भी की जाएगी, तो इस तरह से उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है इन एरियाज़ में। और ये बेसिकली जो कृषि होती है आपके अधिकतम जो घनी जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर की जाती है। इस वजह से क्या होता है कि इस लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और इंडिया में अगर हम देखें तो 12% जो फार्म लैंड है वो इंडिया के अंतर्गत ही वर्ल्ड के वो है यहाँ पे है आपके। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर है वो आपका कमर्शियल फार्मिंग या व्यापारिक कृषि हम कहें मोटे तौर पे, तो व्यापारिक कृषि जो है इस कृषि में क्या होता है कि सारा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, मॉडर्न इनपुट्स HYV सीड्स का इस्तेमाल तो होता है, केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद्यान्नों का खाद बीज का इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हमें उत्पादकता चाहिए होती है, प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लैंड। और आपका जो कमर्शियलाइजेशन है, व्यापारीकरण है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेरी करता है। जैसे मान लो कि कुछ क्रॉप्स है, जैसे राइस है आपका उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल के अंदर आपका वो स्टेपल फूड या खाद्यान्न के रूप में रहेगा, जबकि पंजाब हरियाणा के अंदर उसको एज ए व्यापारिक कृषि के रूप में किया जाता है। जबकि आपके उड़ीसा के अंदर ये सबसिस्टेंस यानी जीवन यापन वाली कृषि है। तो इस तरह से आपने देखा कि कमर्शियल फार्मिंग का भी ये रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन से है रोपण कृषि जिसको हम बोलते हैं। ये क्या है, एक तरह की कमर्शियल ही कृषि है। इसमें क्या होता है कि एक ही क्रॉप को एक बड़े एरिया के अंदर उगाया जाता है। जैसे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कहूँ कि आपका कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, रबड़ हो गया, कहवा हो गया, आपका इस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है ये आपका एक ही एरिया में उगाई जाती है। रोपण कृषि इसको बोल सकते हैं हम। और ये एग्रीकल्चर कम इंडस्ट्री यानी कृषि और उद्योग का सम्मिश्रण होता है। सपोज कि मैं अगर कहूँ कि आपका जैसे जहाँ पे चाय होती है वहीं चाय के बागान होते हैं, वहीं पे आपकी चाय की फैक्ट्री भी होगी, तो आपका एग्रीकल्चर भी हो गई, चाय की खेती हो गई, वहीं पे आपकी उसकी पैकिंग वगैरह होगी, तो वहाँ पे इंडस्ट्री का रूप भी ले लेते हैं। ये थोड़ी जो एग्रीकल्चर होती है, रोपण कृषि होती है, ये कैपिटल इंटेंसिव होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा जो मनी होती है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करनी होती है, और लेबर इंटेंसिव भी है, क्योंकि चाय को उगाने के लिए या जो भी आपकी इस तरह की कॉफ़ी है, रबर है, इसको उगाने के लिए प्लस आपको उसको वापस उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको इकट्ठा करने में आपको लेबर बहुत मात्रा में चाहिए होता है। और ये सब जो कृषि होती है उसमें आपका माइग्रेंट लेबरर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आसाम के अंदर आप देखोगे, बिहार बंगाल वगैरह से बहुत ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर्स वहाँ जाके कार्य करते हैं आपके चाय के बागानों में, और इसकी वजह से वहाँ पे ये खेती सक्सेसफुली हो पा रही है। और
इसका जो आपका प्रोड्यूस होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे रबर है वो कई सारे उद्योगों में आपके इस्तेमाल होता है। जो टी है आपका, अगर मैं कहूँ कि जो आपका ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, जो चाय है वो आपके आसाम, नॉर्थ बंगाल वगैरह में होती है। कॉफ़ी आपके कर्नाटक में होती है। केले का जो व्यापारिक कृषि होती है वो रोपण कृषि आपके दक्षिणी भारत में होती है। रबर की खेती है वो आपके केरला में होती है। आपके बेम्बू यानी बांस की खेती आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तरी पूर्वी राज्य असम में वगैरह में होती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसके लिए सबसे बड़ी दोस्तों एक तो आपका मार्केट जो है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए। आपका नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो आपकी मार्केट से लिंक होना चाहिए। सपोज कि यहाँ पे चाय का प्रोड्यूस हुआ और चाय का प्रोड्यूस या बनाना का प्रोड्यूस आप करते हो, तो आपको मार्केट में जल्दी ही आपको वापस जो प्रोड्यूस है उसको पहुँचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो आपके सिस्टम है वो हाईली डेवलप्ड होनी चाहिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। तो इस वजह से आपका ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो सक्सेसफुली हो पाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 3 तरह की, जो हमने 4 तरह की एग्रीकल्चर डिस्कस की। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित नए वीडियो के साथ, नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।